हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कि फिजिक्स की बुक को इफेक्टिवली किस तरीके से पढ़ा जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स की बुक को पढ़ते हैं लेकिन वो इफेक्टिवली नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक स्टोरी की तरह पढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सभी बच्चों के लिए जिसको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाना है या फिजिक्स को अच्छा बनाना है उनके लिए, तो उनको फिजिक्स की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली 4 से 5 पेज फिजिक्स की बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। या फिर आधा घंटे 40 मिनट फिजिक्स की बुक जरूर पढ़ें। इससे होगा क्या, आपके अंदर डेटा को याद करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, लाइन को लाइन के साथ नेक्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो जेईई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर तुम आसानी से उस क्वेश्चन को या उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके माइंड में डेटा को याद रखने की टेंडेंसी होगी, साथ साथ में प्रोसेसिंग करने की भी टेंडेंसी होगी, और ये दोनों चीजें आती है फिजिक्स की बुक को इफेक्टिवली पढ़ने से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के मान लो कोई पैराग्राफ है उसको पढ़ा जाए तो किस तरीके से पढ़ा जाए। तो मेरे पास बुक है, मैं बुक का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं इसको पहले पढ़ता हूं, एक एक लाइन को पढ़ता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से कनेक्ट करना है। इसमें लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव motion or there is a tendency of relative motion between two contact surfaces। अब इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो तभी आ सकता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या फिर होने की टेंडेंसी होगी। अब ये तुम्हें माइंड में सोचना है कि रिलेटिव मोशन हो रहा होगा और या फिर टेंडेंसी होगी। अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ठीक है, आपको ऐसे माइंड में सोचना है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, ठीक है, ये सरफेस है। अब इसके ऊपर ये सरफेस एक और ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसको मैं मूव कराऊंगा, इस तरीके से मूव कराऊंगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। अब रिलेटिव मोशन हुआ तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी इसमें। दूसरी बात क्या, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है बट हो सकता है, टेंडेंसी है उसकी, हो सकता है अगर थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया जाए। जैसे कि ये ईयरबड्स इसके ऊपर रखे कवर उसका, मैं इसको हल्का सा इधर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं चल रहा है, इधर को फोर्स लग रहा है लेकिन ये इधर नहीं चल रहा है। तो अब इसकी टेंडेंसी है चलने की, टेंडेंसी है, चल सकता है अगर थोड़ा सा फोर्स अगर इधर बढ़ाया जाए। तो इन दोनों के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, उसको माइंड में इमेजिन करना, विजुअलाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे, उसको विजुअलाइज करना है। अब दोनों लाइन को कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूं। नेक्स्ट लाइन है इसमें, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। ये ऑब्जेक्ट आगे जाना चाह रहा है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में नीचे वाला ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। अगर तुम इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो डायरी है पीछे जा रही है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। इस तरीके से आपको माइंड में विजुअलाइज करना है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें कुछ डेटा आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा तो इसमें क्या बातें आई कि फ्रिक्शन फोर्स तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो। तो ये बात आपको माइंड में एकदम फिक्स कर लेनी है। तो फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ पाओगे कि सिर्फ समझ समझ के पढ़ पाओगे, कुछ बातें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि एक और पैराग्राफ में ले रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसमें लिखा हुआ है एन आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर ए वायर contains a few electrons moving at random with high speed। जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकती है, हीट ट्रांसफर कर सकती है।
तो उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से ट्रांसफर करती है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ट्रांसफर करती है, कुछ वाइब्रेशन की हेल्प से ट्रांसफर करेगी, ठीक है, जो हीट है। अब ये बात आपको याद रखनी कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक डेटा इसमें याद रखना पड़ेगा। अब ये डेटा याद रहेगा तो आगे ही आप सीख पाओगे नई लाइन को, ठीक है, और उसको इमेजिन कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक। आगे लिखा हुआ है, और ये हाई स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लगातार वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि कंडक्टर का कुछ तो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ उसके वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक। अब उसमें दीज आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखनी है। अगर बातें याद नहीं रह पाई तो आप फिजिक्स को आगे नहीं सीख पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी उसमें आगे, ठीक है। द रेट एट विच दीज इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू एन एरिया इन ए वायर इज सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थ्रू द सेम एरिया, द नेट रेट इज 0। इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने का जो रेट है वही राइट से लेफ्ट जाने का रेट होगा, ठीक। तो नेट रेट क्या रहेगा, 0। इसमें डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है टू डिफाइन करंट मैथमेटिकली। अब मैथमेटिक्स भी थोड़ा आना चाहिए आपको, तो उसको डिफाइन करना मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के डेटा याद रख के आप नहीं सीख पाओगे फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा आना चाहिए आपको। सपोज दैट चार्ज पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस ऑफ एरिया ए एज शोन इन फिगर। इस एरिया ए दे रखा है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर। द करंट इज डिफाइंड एट रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सरफेस if delta q is amount of charge that pass through this area in time interval delta t, then average current I average over this time interval through this area is rate of charge to the time interval। कितनी तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है। अभी देखो ये माइंड में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, पूरा माइंड में विजुलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप फॉर्मूले याद रख के कि जेई क्लियर कर लोगे या नीट क्लियर कर लोगे, अब वो टाइम नहीं रहा, ठीक है। पहले तो जे नीट के लिए क्या होता था कि फॉर्मूला याद रख के कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, बिल्कुल बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि डेल्टा क्यू चार्ज परपेंडिकुलर एरिया से क्रॉस कर रहा है और डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो चार्ज के फ्लो होने का रेट जो है उसी को हम करंट बोलते हैं। तो मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको ये इस तरीके से पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स इंटरेस्टिंग तभी बन पाएगी जब आप डेटा को याद करने की टेंडेंसी होगी आपके अंदर, ठीक है। साथ साथ में मैथमेटिकल स्किल्स भी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेंगी, और बुक पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मैं तो आज भी पढ़ता हूँ बुक्स, ठीक है, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। जेई क्लियर करना है तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।